Guys, go through the last lecture notes. If any doubts, please ask. Any doubts? चल, if you see last lecture notes में हम लोगों ने लिखा होगा, लास्ट पार्ट मैंने क्वेश्चंस दिए होंगे मेरे ख्याल से, सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉलिबिलिटी पर। उनमें से कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो मैं सीधे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँ। चल गाइस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक ये था ना, CH3 COOH NaHCO3 H प्लस अपना इसको देगा, ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COONA plus H2CO3, which you can also write as H2O and CO2. ठीक है, अब वी ऑल नो, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो दो एसिड्स का कंपैरिजन होगा, रिएक्टेंट का एसिड एंड प्रोडक्ट का एसिड। तो इट इज CH3COOH वर्सेस H2CO3, है ना। सो कंपैरिजन कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना करके। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, सो CH3CO माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, दो H है लेकिन एक ही H निकालेंगे आप, ये बनेगा। ठीक है, नाउ इन विच केस नेगेटिव चार्ज इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो उसको आप ऐसे सोचो कि ये O माइनस मान लो तुम हो, दिख रहा है, O माइनस ये तुम हो, तुम CO डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करते हो, ठीक है। यहाँ पर भी O माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करता है, लेकिन C डबल बॉन्ड O इस केस में किसी और के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, राइट। इट्स लाइक कि O माइनस तुम हो, C डबल बॉन्ड O तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दोस्त का कोई और भी दोस्त है, तो तुम्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो तुम किसकी स्टेबिलिटी जज कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस यू हियर यू आर फाइंडिंग कि O माइनस का स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस में, तो बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन, because of this cross conjugation, the resonance stabilization of this negative charge gets reduced. सर बट क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों में है ना। क्या बोल रहे हो बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों में है। अब इसमें देखो, O माइनस का रेजोनेंस C डबल बॉन्ड O के साथ है, क्या C डबल बॉन्ड O इधर किसी के साथ रेजोनेंस में है?
नो सर। नो, तो यहाँ है नो क्रॉस कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस हो रहा है लेकिन खाली तुम्हारे साथ रेजोनेंस कर रहा है सी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आएगी वो ज्यादा होगी। तो अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तो इसका पेरेंट लास्ट एक्चुअल नोट्स के हिसाब से मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। बस यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस, CH3COH is soluble in sodium bicarbonate solution and capable of liberating CO2 from the solution। ये आप अच्छे से कॉपी कर लो। आप देखोगे स्लोली स्लोली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए। हेलो सर। बोले बेटा। सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते थे ना? सबसे पहला रेजोनेंस चेक किया जाता है बिकॉज रेजोनेंस इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। उसके बाद जब रेजोनेंस अगर एक जैसी चीजें हो जाए तो हम इंडक्टिव पे जाते हैं। नहीं सर, मैंने इन रेजोनेंस देखा, बस ये जो HCO3 है ना उसमें नहीं देखा था, डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट से कर दिया। नहीं, पहले रेजोनेंस चेक करना है। आंसर मैच भी कर जाए फिर भी कॉन्सेप्चुअली दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। फर्स्ट यू हैव टू चेक रेजोनेंस। कॉपी कर लेना तो बताना बेटा। सर मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, कहां पर हो तुम ये मैटर करता है, किसकी स्टेबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल तुम्हारे और फ्रेंड की एग्जांपल की बात करूं, अगर तुम सी डबल बॉन्ड होते तो तुम एंजॉय करते ना, तुम्हारे दो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे साथ, दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। इट डिपेंड्स कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर ओपी जो माइनस चार्ज है उसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर, मतलब ये नहीं समझ। O माइनस का रेजोनेंस CO के साथ होना है और CO किसी और के साथ भी रेजोनेंस में है, तो तुम्हारे साथ उसका रेजोनेंस खराब हो गया ना, यानी O माइनस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन डिक्रीज किया। आप सी डबल बॉन्डो के बारे में अगर बात कर रहे होते, मान लो कोई ऐसी क्वेश्चन होती कि सी डबल बॉन्डो का रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है कि कम, तो सी डबल बॉन्डो का तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, वो इस O के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में, इस O के साथ भी रेजोनेंस में। नहीं समझे? तो तुम जो ओके सर। रैंडम क्वेश्चन पूछ लोगे कि स्टेबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई, तो रॉन्ग है। पूरी चीज पूछो, ओ माइनस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बढ़ा या कम हुआ, ये फुल मतलब क्वेश्चन। क्रॉस कॉन्जुगेशन किस पे वो भी डिपेंड करता है ना कि किस पे किस पे इफेक्ट देख चेक रहे, कर रहे हो उस क्रॉस चेक कर रहे, कॉन्जुगेशन का। किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है, किसी के लिए किसी के लॉस लिए हो लॉस। सकता है। ओके सर। समझा ना? ऐसे यस सर। सबने कॉपी के लिए, शुड आई रिमूव दिस? यस सर।
गाइस एक और क्वेश्चन दिया हुआ था फिनॉल वाला। Guys, now here the competition is between what? Left hand side acid is phenol, and H2CO3. H2CO. Very good. तो बस इसका कॉन्जुगेट बना लो आप। और इसका कॉन्जुगेट। देखिए, इफ यू रिकॉल एक बहुत ही स्पेशल फैक्टर था कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है। नेगेटिव चार्ज अगर थ्रू आउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होता है ना, दैट सिस्टम इज कंसीडर्ड एज मोर More स्टेबल। stable. More stable. इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मूव्स टू कार्बन, तो अगर कार्बन पे मूव करेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कम होगा। जबकि इस वाले में आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नेगेटिव is on oxygen only. That is very, very important factor for resonance stabilization. While in this case, negative moves from oxygen to carbon. तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे more resonance stabilized. More resonance stabilized. और अगर ये ज्यादा resonance stabilized है, then which one will be more acidic, H2CO3 और phenol? H2CO3. CO3. अच्छा, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि नाम बड़े मिलते जुलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, and this we call as carbolic acid. फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। तो ये हो गया मोर एसिडिक। तो बताइए ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे नो। नो, phenol is incapable of liberating CO2 from sodium bicarbonate solution. लिख लो आप इसको। गाइस, कोई भी ज्वाइन करता है वो अपने ओरिजिनल नेम से, जो असली नाम है उसी से ज्वाइन करे।
यहाँ पर एक दो स्पैमर जो हैं कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में। सो जो भी है वो अपना असली नाम लिख करके यहाँ पर रखे। और अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, जो केमिस्ट्री का ग्रुप है, और अपना वहां असली नाम बोले, मैं आपको इन कर लूंगा। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Done. गाइस हमने बहुत सारी चीजें कर ली अभी, और अब देखिए अपना मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्क्स आना चाहिए आपका एग्जाम में। तो लेटर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर के लिए ही आया, तो आप शुरुआत कैसे करोगे, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो एक ऐसी हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखिएगा व्हाट टू डू टू प्रिडिक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने की, क्वेश्चन आया तो पहला पॉइंट आपको क्या सोचना है। हेडिंग डाल दिया? Yes, sir. सर क्या हेडिंग डाल? ऐसी सब हेडिंग है, व्हाट टू डू टू प्रिडिक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। What to do to predict acidic strength order? कोई भी बच्चा, मैंने पहले बोला है, आप ग्रुप में डाल दीजिए अगर आपको मैं वेटिंग रूम में रख रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं नाम बदल कर वापस चले आते हैं। हाँ guys, the first point is you have to check category of compounds। जो भी कैटेगरी दी हुई है आप कैटेगरी चेक करिए, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आंसर निकालना है, परफेक्ट आंसर निकालना है। सबसे पहले कैटेगरी, ये कैटेगरी का क्या मतलब है? कैटेगरी का ये मतलब है कि जैसे एक रेस आप देख लो, तो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, जब आप ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन बोलते हो रेस में, तो उसको कहते हैं कैटेगरी सेम हो गई। उसके बाद फैक्टर्स वर्क करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स? जैसे आप शूज अच्छे पहन रहे हो रनिंग वाले, तो आप रेस जीत सकते हो। तो फैक्टर्स लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये वर्क तब करेंगे जब कैटेगरी सेम होगी, समझे ना। अगर कैटेगरी डिफरेंट हो गई तो खाली कैटेगरी, मतलब इट्स लाइक टाइगर वर्सेस ह्यूमन, तो तुमने कितने भी अच्छे शूज पहन रखे हैं, टाइगर ही जीतेगा। हाँ, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस कि भी टाइगर बीमार था, उसके पैर खराब थे, तो हो सकता है आप जीत जाए, तो वो एक्सेप्शनल केसेस को अलग रखते हैं। जनरल मैनर में व्हेन यू डील, कैटेगरी डिफरेंट हो गई तो आपको आंसर के लिए फैक्टर्स नहीं डायरेक्ट करना है। और हमने लास्ट लेक्चर में भी पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे कैटेगराइज किया था कंपाउंड्स को, एसिडिक कंपाउंड्स को। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। पहले आप कैटेगरी चेक करो, अगर उससे आंसर आ जाता है तो इधर उधर आपको नहीं जाना है, नो मेसोमेरिक, नो रेजोनेंस, नो फैक्टर, सीधे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं आपको एक ऑर्डर भी लिखा रहा हूँ, ये आप याद रखना। और कई बार इससे आंसर्स डायरेक्ट निकल आते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट मी राइट दैट कंप्लीट ऑर्डर जो आपको याद रखना है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अभी अभी मैंने आपको लिखाया। आज मैं आपको बहुत सारा डेटा भी दूंगा, वो याद नहीं रखना, ये वाला याद रखना।
वो याद नहीं रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने कोई बुक पढ़ी, आपको आंसर मिसमैच लगा, मैच नहीं हो रहा है, किसी दूसरे टीचर से बात हो गई तो उसने कुछ और बता दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो वो डेटा आपको हेल्प करेगा। आप जाकर वहां एसिडिक स्ट्रेंथ का वो डेटा चेक कर लो, जो उसमें लिखा है वो 100% करेक्ट है। और अगर बाई चांस उसमें भी कंफ्यूजन हो तो आपके पास गूगल है, लेकिन गूगल में सर्च क्या करना है, वो डेटा आपको बताएगा। अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड का फॉर्मिक एसिड के साथ कंपैरिजन करना है, तो डेटा के ए वैल्यू होता है, आप चेक कर लो जाकर के, उसमें के वैल्यू जिसका बड़ा निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक है। तो मैं डेटा के फॉर्म में आपको के वैल्यूज दूंगा कई सारी, तो वो अपने नोट्स में केवल रखना है, उसको रटना नहीं, उसको केवल रेफरेंस के लिए रखना है कि कभी जरूरत पड़ी तो आपने जाकर रिफर किया कि अच्छा ये डेटा दिया हुआ, इसका मतलब ये आंसर सही है। हिमांशु पांडे बुक मैंने आपको बताई, उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डेटा से मैच नहीं करते, तो थ्योरेटिकली बस उसने आंसर निकाल कर रख दिए। ठीक है, तो आप हमेशा डेटा को रेफरेंस के वे में रखना। ये जो सामने लिख रहा हूं इसको आप याद रखना, ये छोटा सा एक ऑर्डर है। फिनॉल आएगा यहाँ पर, देन एमएस शॉन में क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे आंसर सही देते हैं। फिनॉल हो गया, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर देखो ऑर्डर में चेंज आएगा। आउट ऑफ ऑल एल्कोहल्स, मिथेनॉल इज द ओनली एल्कोहल, एक्सेप्शनली इसको अलग करके रखना, जो H2O से ज्यादा एसिडिक है, बाकी सब पीछे रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली थियोरेटिकली जब आंसर सोचोगे तो तुम्हें ये भी कम एसिडिक दिखाई देगा, तो इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर करके अलग कर देना। और ये सब जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं ना, ये के वैल्यूज पर बेस्ड ऑर्डर है। तो ROH हो गया, फिर आप नेक्स्ट लिखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। देन NH3 लिख लो, RCH डबल बॉन्ड CH2 लिख दो। ये ये ऑर्डर आप पूरा कॉपी कर लो और इसको हो सके तो इसको याद रख लेना। और कैटेगरी के पॉइंट से ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ये लास्ट लेक्चर किया था, बट आप अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रहे हो, तो ये भी आप पूरा लिख देना कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाते हैं तो ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और H कनेक्टेड टू एलिमेंट्स अगर ऐसे गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर भी बढ़ती है। ये लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, इसको कैटेगरी डिफरेंस बोलते हैं। सो इफ कंपाउंड्स हैव डिफरेंट कैटेगरीज, देन इसके बेसिस पे फटाफट आंसर आ जाता है। सर yes? सर तो डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर के का ऑर्डर होता है ना थियोरेटिकल? के तो हाँ, के तो एक्सपेरिमेंटल वे है, तो डोमिनेटिंग वगैरह का कोई मतलब ही नहीं, वो कोई फैक्टर थोड़ी ना, वो तो एक डेटा है, फैक्ट है वो, आप ऐसा सोचो। तो अगर आपके पास के अवेलेबल है तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि CH3OH थियोरेटिकली मतलब कम एसिडिक, हाँ तो इसका लेकिन लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्योंकि उसका के वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली वही ज्यादा एसिडिक है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप थ्योरी वाइज सोचोगे तो आपको बाकी एल्कोहल जैसा ही उसका आंसर नजर आएगा। इसीलिए मैंने बोला है के जो है वो परफेक्ट डेटा है। तो हमको सिर्फ के यूज करना, मतलब अगर कोई ऑर्डर कर रहा है। मैं समझा नहीं तुम पूछना क्या चाहते हो। देखो, साइंस होती है, साइंस यूज करके हम कुछ आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट साइंस यूज करके आंसर निकाल रहा है, बट वो आंसर डेटा से मैच होना चाहिए, समझ रहे हैं? इसीलिए तो एक्सेप्शनल बिहेवियर हो जाते हैं। कई हम एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं, अलग से क्यों उनको याद रखते हैं, क्योंकि वो थियरी से मैच नहीं हो पाता। तो जो आंसर है वो थोड़ी ना तुम बदल दोगे। आंसर जैसे मिथेनॉल है, दैट इज मोर एसिडिक देन H2O, यू कैन नॉट चेंज दैट, वो तो सही है, वो थियरी से आए या ना आए, तुम्हें लिखना तो यही है कि CH3OH इज मोर एसिडिक देन H2O।
ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सबने कॉपी कर लिया है? नोट लिखाता हूँ फिर इसके बाद। देखा आप, देखिए अपना ऑब्जेक्टिव है कि मार्क्स अपने को पूरा आना चाहिए, ठीक है। अपनी कोशिश होनी चाहिए कि मार्क्स पूरा है, उसके लिए स्टाइल डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्योंकि खाली पढ़ लेने से आपका मार्क्स नहीं आ जाएगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, और उसके लिए क्या सोचते हैं टीचर जब सॉल्व करता है तो क्या सोचता है, वो सब आपको इसी स्टाइल में मैं लिखा रहा हूँ। इसीलिए मैंने वो हेडिंग लिखाई, व्हाट टू डू टू प्रेडिक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जिसमें से पहला पॉइंट मैंने लिखा दिया कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, और एक तुम्हें घरेलू एग्जांपल भी दिया कि अगर टाइगर और तुम्हारे बीच में रेस हो जाए तो शूज क्या पहने, कपड़े कौन से पहने, ये मैटर ही नहीं कर पाएगा, कैटेगरी वाइज टाइगर ही विनर होगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर को छोड़ दें। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ कैटेगरी इज सेम, नोट करके मतलब इसको लिखना है, इफ कैटेगरी इज सेम, इफ कैटेगरी इज सेम देन टू प्रेडिक्ट, देखो उसके बाद बोल रहा है देन टू प्रेडिक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, we check mesomeric effect, inductive effect and other factors. Mesomeric effect, inductive effect and other factors. दोबारा बोल देता हूं, if category is same then predict acidic strength on the basis of mesomeric effect, inductive effect and other factors. सबने नोट लिख लिया? यस सर। देखो अब तो क्लियर है, तुम्हें पहले कैटेगरी चेक करना है और अगर वो सेम निकला तो बाकी फैक्टर्स चेक करने हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं जिनका डिस्कशन हम यहीं से करके जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। जैसे एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है फिनॉल्स की, तो फिनॉल में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। आज मैं उसके रिगार्डिंग आपको कई सारा डेटा दूंगा, उसको लिखकर बस रख लेना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है उस पे, जरूरत जब पड़े रेफरेंस के लिए उसको केवल यूज करेंगे, बाकी और नहीं। तो लिखिएगा यहाँ सेकेंड पॉइंट में कंटिन्यूएशन में, इफ कैटेगरी इज फिनॉल, इफ कैटेगरी इज फिनॉल। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कुछ 2-3 बच्चे जो स्पैमर थे उनको मैंने रिमूव किया है, तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते किसी वजह से और वेटिंग रूम में हैं तो आप चैट करके मुझे बता दीजिए, मतलब मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको अंदर इधर ले लूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर आपको बाहर किया हुआ है मैंने। इफ कैटेगरी इज फिनॉल, तो लास्ट लेक्चर डिस्कशन किया था, 2-3 स्पेशल कंपाउंड्स थे। इफ यू रिकॉल, एक कंपाउंड था पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, याद है इसको? मैंने Yes. बोला था हाँ कि ये इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसका नाम ही एसिड फिर लिख दिया गया, ऑल्दो इसको ओरिजिनली क्या बोलना चाहिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हो गया आपका पिक्रिक एसिड। अब एक NO2 कम कर दो तो भी ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अभी सबका डेटा दूंगा, अभी तो ये मैं वो चीज लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आने के बड़े चांसेस हैं, तो इसको अगर आप ये याद भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये हम
लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इफ यू रिकॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिर आता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ लो। मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, ये तो रटा होना चाहिए आपको, ये गलती से भी छोड़ना नहीं है बेटा। भले ही तुम आंसर भूल जाओ, तो जैसे ही तुमको आंसर, सॉरी एक्सप्लेनेशन भूल जाओ, अगर ये आंसर याद है तो तुमको रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी, इसकी वजह से ये थोड़ा पीछे चला गया था। ये सब अपने आप याद आएंगी चीजें। ये कॉपी कर लो। डन। 1 minute sir. Okay. Guys, as I told you, today I will give you data. तो फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर ही फिनॉल पर एक आता है, फ्यूचर में आप पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन आपको मिलता ही एक, तो हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। सो आप इसको टेबल के फॉर्म में लिखिएगा। कंपाउंड फिनॉल होगा, बहुत सारे फिनॉल्स दूंगा, और उसका स्ट्रक्चर। फिर आप इधर बना सकते हो एक कॉलम में के वैल्यूज, ये डेटा है के वैल्यू, और इसी को आप घर पे पीके में कन्वर्ट कर लेना। और सबको मालूम है पीके क्या होता है, माइनस लॉग के। तो मैं आपको इस तरह से दूंगा, और के ये आपका डेटा है, मेन तो ये है। मोर के सबको मालूम होना चाहिए, मोर के More acid. मोर एसिडिक, बिल्कुल सही। देखो आप धीरे धीरे चीजें कितनी आप स्मूथली करते चले जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो लेंदी लगता है इस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जब एक बार आप कर लोगे तो रिपीट होता है, और जब रिपीट होगा तो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। लेस पी के का मतलब भी होता है मोरा से। More acid. देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों का होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना है, टारगेट फुल का होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो वो चलेगा, बट टारगेट फुल का है। हम इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ कैसी है वो मैं नहीं जानता, आप कितना केपेबल है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको अपनी स्टाइल अपने आप डेवलप करनी है। जैसे मैंने ये जो भी आपको अभी लिखा रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए लिखा रहा हूँ। थियरी वाला पार्ट हो गया कि मेसोमेरिक चेक कर लो, इंडक्टिव चेक कर लो, कॉन्जुगेट एसिड बेस, वो सब पढ़ लिया। फिर ये सब कराने की जरूरत क्या है, ये सब कराने की जरूरत है एक्सपीरियंस बढ़ाना आपका। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो कंपाउंड में स्टार्ट करता हूं मैं फिनॉल से। इसका सॉरी, ये तो स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने गलती से, ये फिनॉल। स्ट्रक्चर बना लीजिए, के वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻10।
और ये वैल्यू आप लिख दीजिएगा 10 माइनस लॉग 1.1। ये आपको घर पे करना है, इस तरह सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ऑर्थोक्रिसो। ऑर्थोक्रिसो मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उनको अंदर ले लूंगा इधर वेटिंग रूम से। ये के वैल्यू है। अच्छा, आई हैव kept this 10 raised to minus 10 same so that directly you can compare this 1.1 and 0.63। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ऑर्थोक्रिसोल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। अब तुम सोचना, ये डेटा है, तुम सोचना थ्योरेटिकली कि CH3 का क्या इफेक्ट लग रहा है, कौन से इफेक्ट से वो इसकी एसिडिक को डिक्रीज करा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसके पास है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, दैट यू हैव टू थिंक। उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंसर तो तुम्हें मालूम है, थियरी उसमें आपको डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट। और कई बार ऐसा होगा, कुछ बहुत क्लोज वाले केसेस होंगे और उसमें अगर आंसर आपका थोड़ा नहीं भी आता है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि इतने क्लोज केसेस कभी एग्जाम में नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट लिखिएगा मेटाक्रिसोल। स्ट्रक्चर आप अपने आप भी बना सकते हो, जस्ट पुट CH3 एट मेटा और इसका वैल्यू है 0.98 into 10 raised to minus 10। फिर लिखिएगा पैराक्रिसोल। जीरो 0.67 into 10 raised to minus 10। Have you all copied? 1 minute, sir. Guys, नेक्स्ट लिखिएगा ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। स्ट्रक्चर आई बिलीव आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, फिर आप कंटिन्यूअसली ड्रॉ करना। इसका वैल्यू है 15 into 10 raised to minus 10। 15 into 10 raised to minus 10। Guys, if you recall the time जब मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था कि जो हेलोजन्स है ना वो प्लस सेम इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हेलोजन्स अकेले वो एग्जांपल्स हैं जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस पे। ज्यादातर सिचुएशंस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? रेजोनेंस, Resonance, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन हेलोजन्स के लिए कौन डोमिनेट करता है? inductive. इंडक्टिव। तो यस, तो हम लोग ये छोटे छोटे डिस्कशंस भी बीच बीच में करते रहेंगे डेटा के साथ। नहीं तो डेटा तो क्या है, मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूं जो मेरे पास लिखा हुआ है, बट वो फिर डिस्कशन रह जाएगा। और एक बार जब आप अपने आप लिखते हो ना तो माइंड में थोड़ा बहुत जाता है कि अरे इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वैल्यू नहीं याद है लेकिन इतना याद आ रहा कि बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो आपको हो सकता है ऑप्शन से एलिमिनेशन के उससे आराम से आंसर आ जाए। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि नेट इफेक्ट of halogens is what?
withdrawing. Net effect is withdrawing. उसमें प्लस एम इफेक्ट होता है एंड माइनस आई इफेक्ट होता है. प्लस एम रिलीजिंग होता है और माइनस आई विड्रॉइंग है. तो इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन हुआ यहाँ पर? माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई. बट मेनी टाइम्स, मैं बता दूं, मेनी टाइम्स अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोड़िए टीचर्स कई बार ऐसा करते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं. यानी वो टोटल आंसर किसके बेसिस पे निकाल देते हैं? माइनस आई. ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनस आई इफेक्ट आंसर नहीं देगा, नेट इफेक्ट आंसर देगा. आप समझ रहे हो? मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि प्लस एम की वैल्यू मान लेते हैं 90 है और माइनस आई की वैल्यू है -100, तो जो नेट रिजल्ट है वो -10 का है, -100 का नहीं है. तो आपके आंसर्स -100 से नहीं निकलने चाहिए. डिफरेंस है नेट इफेक्ट, और वो डिफरेंस तुम निकाल नहीं सकते. इसीलिए डेटा बड़ा हेल्प करते हैं. तो लेट मी कंप्लीट दिस, फिर वापस तुमको बताऊंगा कि मैं डेटा का क्या यूज करना है. ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की बात लिखिएगा, मेटाफ्लोरोफिनॉल. बट सर जब अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर डोमिनेट करता है तो पॉजिटिव इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं ना. वही तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यही गलती टीचर्स भी कर देते हैं, स्टूडेंट्स को छोड़िए, इसीलिए उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं. अभी मेरे को कंप्लीट करने तो ये वैल्यू के हैलोजेंस में आपको दिखाऊंगा कि नेट इफेक्ट के हिसाब से कौन कहां पर है. एक मिनट वेट करो, आप पहले लिखो. यहाँ पर एफ आ गया और इसकी वैल्यू लिखिएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻10. तुमने लिख लिया? Then you write पैराफ्लोरोफिनॉल. पैराफ्लोरोफिनॉल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना. पैराफ्लोरोफिनॉल, और उसके लिए वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻10. ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो जो बहुत क्लोज वाले केसेस होंगे ना, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं. ये केवल डेटा आपको मैं दे रहा हूं. ये हो गया पैराफ्लोरोफिनॉल. नाउ अ वेरी स्पेशल कंपाउंड which is orthochlorophenol. ऑर्थोक्लोरोफिनॉल स्ट्रक्चर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो. ये स्पेशल कंपाउंड है, इसका वैल्यू है 77 इंटू 10⁻⁻10. 77 इंटू 10⁻⁻10. लिख लिया सबने? यस सर. सर लेकिन यहाँ पर पैराफ्लोरो. Then you write बेटा, आवाज आपकी ब्रेक हो गई. सर यहाँ पर पैराफ्लोरोफिनॉल और फिनॉल दोनों का सेम ही है ना. हाँ, वही तो मैंने बोला कि जब वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं तो हम मानकर चलते हैं कि उनको थ्योरेटिकली निकालना बहुत मुश्किल है. ओके. ठीक है, तो ऐसे केसेस को इग्नोर कर देना. उस पे अगर जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का वैल्यू ये. अब आप लिखिएगा मेटाक्लोरोफिनॉल. मेटाक्लोरोफिनॉल, और इसका वैल्यू लिखिएगा 16 इंटू 10⁻⁻10. इंटू 10⁻10. फिर लिखिएगा पैराक्लोरोफिनॉल. आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, टीचर पे ट्रस्ट करना है,
ठीक है ना। जो भी चीजें आपको दी जा रही है उसको अच्छे से फ्रेम करना, अच्छे से नोट्स बनाकर रखना है। आपको मैक्सिमम मार्क्स आएगा, जितना आप डिजर्व करते हो उससे ज्यादा आएगा। अच्छे से नोट्स बनाना है। जो भी मैं बोलता हूँ, स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो वट एवर आए से आप जाकर उसको सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा भी आपको नहीं करना है कि सारा टाइम इसी में लगा दिया आपने, और कम भी नहीं करना है। जितना बोला जाता है उतना करेंगे, आपको बढ़िया मार्क्स आएंगे। और इसमें पैराक्लोरोफिनॉल का वैल्यू लिखिएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻10। और मैं ये भी बोलता हूँ, थियरी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, आप मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, वैसे तो इंजीनियरिंग किया है मैंने, लेकिन बुक्स जितना एमएससी या पीएचडी वालों ने नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा बुक्स मैंने पढ़ी हुई। जितनी आपको मैं अभी तो 2-3 ही मैंने आपको भेजी हुई है बुक्स, उसके अलावा बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। और हर बुक में हर चीज अच्छी नहीं होती है, उसका बेस्ट निकाल करके आपको देना होता है, ये टीचर का काम होता है। तो नोट्स आप प्रॉपर मेरे बनाइए, प्रॉब्लम्स आप खूब सारी करिए। जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले वो सॉल्व कर लो। उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स हैं, आपके फ्रेंड ने आपको दे दी, भाई ने दे दी, बहन ने दे दी, जिसने भी दिया उसको सॉल्व कर सकते हो बाद में। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट थियरी पार्ट इधर उधर से नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर कुछ भी मैं जो भी थियरी आपको देता हूँ वो सब डेटा बेस्ड है, मिसमैच नहीं होता। ठीक है, आप जो डेटा का आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली ही थियरी बनाई जाती है। साइंस आप अलग से नहीं, साइंस डेवलप ही होती है एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे, तो कोई वो अलग चीज नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा मैच करना चाहिए। तो इसीलिए नोट्स इधर उधर से मत पढ़ना। थियरी गलत पढ़ ली तो वो परमानेंटली आपको गलत कर देगी। आप हर क्वेश्चन में वो गलत थियरी यूज करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी करना, थियरी के लिए मेरे नोट्स अच्छे से बनाइए। पैराक्लोरोफिनॉल के बाद लिखिएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसका वैल्यू है 41 इंटू 10⁻⁻10। 40 स्ट्रक्चर बना लेना, 41 इंटू 10⁻⁻10। कॉपीड? Yes, sir. Then you write मेटाब्रोमोफिनॉल। मेटा हो गया है क्या? नहीं, और तो मेटाब्रोमोफिनॉल, इसका वैल्यू ऑफ 14। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना, 14 इंटू 10⁻⁻10। Then you write parabromophenols. Its value is 5.6 into 10⁻⁻10. Then ortho iodophenol. Ortho iodophenol, 34 into 10⁻⁻10.
तुमने लिख लिया? Yes, sir. Guys, now a very interesting question. Acidic strength order. देखो मैं दिखाता हूं इधर। एक कंपाउंड चूज किया मैंने ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, एक कंपाउंड मैंने चूज किया ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, एक कंपाउंड मैंने चूज किया ऑर्थोआयोडोफिनॉल, एक कंपाउंड मैंने चूज किया ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। अब एक स्टूडेंट जिसको केवल इतना मालूम है कि हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई का ऑर्डर क्या था? F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I या कुछ और था? Yes, sir. F greater than Cl greater than Br greater than I. ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ का? कैन यू गेस? व्हाट शुड बी द ऑर्डर? I FCl. दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और तुमने अभी अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट F greater than Cl greater than Br greater than I था। तो what should be the correct order for acidic strength of these compounds theoretically? F greater than Cl greater F than greater Br. than C, yeah. Orthofluorophenol. सबको Greater क्लियर than- है? अब जरा डेटा मैच कराओ और देखो क्या मैंने सही लिखा है। Mismatch. अबे ठीक से देखो, गाइस क्या डेटा मैच हो रहा है जो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है? इसके लिए 77, मेरे को ही लगातार बोलना पड़ रहा है बेटा, आप पार्टिसिपेट करो ना, आपको इतनी अच्छी चीजें दे रहा हूँ फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो मजा नहीं आ रहा है, चीजें स्किप हो जाएंगे, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा कि स्टूडेंट 77 into 10 raised to minus 10. हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या डेटा के हिसाब से ये ऑर्डर परफेक्ट Yes, है? Yes, sir. Data के हिसाब से, yes, sir. yes, sir. परफेक्ट है ना? इसका मतलब है जो हम लोग पहले पॉइंट बोल रहे थे, किसी बच्चे ने भी बोला कि अगर आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो एम इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें। क्या ऐसा कर सकते हैं? No, sir. No, नहीं sir. कर सकते। इसका मतलब है नेट इफेक्ट डिसाइड करेगा, और डेटा की तरफ जाए इसका मतलब है नेट में किसका विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे अच्छा है? Chlorine. Chlorine. Chlorine का. क्लोरीन का। समझ में आया? ऑल्दो हो सकता है बहुत परफेक्ट ऑर्डर ना बता पाए, लेकिन एक कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि Cl का विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। नाउ व्हाई? अब आप थियरी देखो, ठीक है ना? ये सब थियरी इस तरह से आपको बुक्स में मिलेगी नहीं, और हिमांशु पांडे के आंसर भी चेक करोगे तो उसने इसको उठाकर पहले रखा हुआ है, तो इस तरह से आंसर्स में मिसमैच मिलेंगे, तो आपको डेटा वाले आंसर पे जरूर जाना है। तो इसका क्या रीजन है, ध्यान से सुनना। जो एफ होता है ना, वो जैसे इस सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? लोन पेयर सिंगल डबल, Yes, sir. बोलते रहना यस नो, तभी वो कन्वर्सेशन हो पाएगा और मैं आपको बता पाऊंगा। तो व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस? ये रेजोनेंस का यहाँ पर मीनिंग है कि लोन पेयर ऐसे डीलोकेलाइज होता है पाई के साथ। लेट मी राइट ये, क्या ये सही है? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. अब एक यस, अब दूसरी सिचुएशन देखो, वही सी डबल बॉन्ड सी, लेकिन तुमने Br ले लिया। अब Br एक बड़ा एटम है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी। अब तुम देख कर बताओ, जब दूरियां बढ़ गई, दूर हो गए, तो ये डीलोकेलाइजेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा. कम कम हो हो जाएगा. जाएगा. कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसका रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, एफ का या फिर Br का? F का. F F का. का.
एफ का, तो यहाँ लिख देते हैं रेजोनेंस इफेक्ट इज मच, रेजोनेंस इज मच इफेक्टिव, ऐसा करके लिख सकते हैं, या रेजोनेंस इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर, आप कैसे भी लिख दो। यहां पर क्या हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट is decreased drastically because of much greater size. आपका ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है इन सब में जिसमें साइज एफ के आसपास भी हो। हाँ, थोड़ा बहुत सीएल को आप बोल सकते हो, साइज तीनों का बढ़ गया ड्रास्टिकली, रेजोनेंस इफेक्ट तीनों में बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, लेकिन ये बताओ कि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, अच्छी या खराब? पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है तो अच्छी होती है। अच्छी होती है सर। थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है, नाइट्रोजन के बराबर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब है इसका आई इफेक्ट उतना खराब नहीं है जितना इसका रेजोनेंस इफेक्ट खराब हो गया, डिस्टेंस सीएल का भी काफी होगा, इसीलिए इसका जो नेट विड्रॉइंग इफेक्ट है ना वो डोमिनेटिंग है। एफ भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर 1 है, बट उसका रेजोनेंस इफेक्ट इतना ज्यादा है, साइज उसका कम है, इसकी वजह से कि उसमें जो नेट विड्रॉइंग कैपेबिलिटी है वो बहुत खराब होती है। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? या आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, या आपको लिख लेना है अपनी स्टाइल में, ठीक है? ये आप देख लो, मैं थोड़ा बहुत आप बोलोगे तो दोबारा बता दूंगा, नहीं तो पहले आप लिख लो जो भी आपको समझ में आया हो। कंक्लूजन ये है कि among halogens Cl has the best electron withdrawing power. सर एफ का खराब क्यों था, आप वापस एक्सप्लेन करेंगे? F का खराब विड्रॉइंग पावर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू देता बहुत स्ट्रांगली है, ऑल्दो लेने का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है लेकिन देने का भी इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो जो नेट रिजल्ट है वो इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया फिर? रिलीजिंग नहीं है, इट्स लाइक कि 100 रुपए लिए 99 वापस कर दिए, यानी नेट विड्रॉइंग 1 रुपए का हुआ। अच्छा। तो बहुत ज्यादा नहीं है विड्रॉइंग, ऐसा। ओके सर, गॉट। नेट विड्रॉइंग ही मानकर चलेंगे, ऐसा है। सर अगर ऐसा है तो फ्लोरीन को बीच में क्यों डाल देते? बीच में कहाँ डाला बेटा, किनारे है, लास्ट में है। नहीं मतलब थोड़ा सा इफेक्ट कम हुआ ना, मिसमैच। तो नहीं, सब मैं समझा नहीं, इसको चेंज नहीं कर सकते जो आंसर लिखा है, अब उसके आगे तुम पूछो। हाँ सर, वो लिखा है ना, अभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें कि फ्लोरीन को एकदम लास्ट में डाल दिया, रीजन मतलब रीजन अच्छे से हाँ नहीं वही समझा। तो, क्योंकि उसका रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग का मतलब है कि इसकी रिलीजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग का मतलब इंडक्टिव से थोड़ी ही कम है, जबकि दूसरों में रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, यानी डोनेटिंग टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी डिक्रीज नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो जो नेट विड्रॉइंग है वो बाकियों का ज्यादा ही रहा। देखो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं बताने की, बाकी अगर आपको कंफ्यूजन होने लगे तो आप इस ऑर्डर को याद कर लेना, क्योंकि ये आंसर आप नहीं बदल सकते। किसी बुक में कोई गलत आंसर लिखा हो, उसके लिए एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया हो, उसको मत पढ़ लेना, मैं केवल ये बता रहा हूं आपको। देयर आर बुक्स जिसमें एफ वाले को वो पहले डाल देते हैं, ये बता करके कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक कंपाउंड फिनॉल बना देगा, which is wrong. और मैं आपको कोशिश भी कर रहा हूं कि घरेलू एग्जाम्पल से समझा पाओ कि ये 100 रुपए ले रहा है और 99 रुपीज वापस दे रहा है, इसका मतलब नेट में वो केवल 1 ही रुपए वापस ले रहा है, और इसीलिए इसका विड्रॉइंग इफेक्ट कम है। जबकि दूसरों में क्या हो रहा है कि उनका डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो बहुत खराब है। अगर मैं ये मान लूं कि दूसरे वाले लेटर से ले रहे हैं 70 रुपीज, लेकिन जो दे रहे हैं वो पता चला 10 रुपीज दिया, तो डिफरेंस बढ़ गया ना, वो डिफरेंस विड्रॉ कर रहा है।
सबने लिख लिया? देखिए ये सब थियरी मैं चाहूं तो तुम्हें ना बताऊं और बोल दूं कि ये एक्सेप्शनल केस है, आप इसको रट लो, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अगर 5-6 भी बच्चे होंगे इस क्लास में जिनको ये चीज समझ में आ जाए, स्ट्राइक कर जाए, तो जरूर मुझसे शेयर करें सो दैट मैं फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करूं। नहीं तो अगर हर बच्चे को ये चीज डिफिकल्ट लगने लगेगी इस तरह की, तो मैं बाकी टीचर्स की तरह ही बोलना शुरू कर दूंगा कि ये एक्सेप्शनल केसेस को आप याद कर लो। कॉपीड? यस सर, डन। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इस क्लास में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको वो चीज समझ में आ रही है। अगर पूरी क्लास को समझ में नहीं आएगी तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदल दूंगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्क्स आना चाहिए। वो मार्क्स कैसे भी आए, आपको रटवा करके आए, आपको कॉन्सेप्चुअली बता करके आए। अगर कॉन्सेप्चुअली बताने पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं सर, समझ Somebody में आ रहा saying है। sir, ठीक है बेटा। Somebody saying sir please let me in। कौन है, इसका नाम क्या है? मैंने बोला है कि जो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है वो मेरे को मैसेज करे और मैं उसको वापस ले लूंगा इधर। ओके, somebody saying sir please explain once more। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेट इफेक्ट से विड्रॉइंग है। पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, कि वो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज भी करता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। इसका मतलब नेट इफेक्ट विड्रॉइंग है। अब वो नेट इफेक्ट विड्रॉइंग का जिसका ज्यादा हो जाएगा वो उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा और सामने वाले कंपाउंड को उतना ज्यादा एसिडिक बना देगा। बस इतनी सी पॉइंट है। तो अगर F वाला सबसे बाद में, इसका मतलब है कि इसमें जो विड्रॉइंग और रिलीजिंग का डिफरेंस है वो बहुत खराब है, उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं। इसीलिए तो ये ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और वो एसिडिक नहीं बना पा रहा है फिनॉल को। तो क्यों वो विड्रॉइंग पावर उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसका रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, साइज बहुत कम है, बहुत नजदीक होता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के, तो ये बहुत स्ट्रांगली रेजोनेंस कर बैठता है। इसकी वजह से इसका रिलीजिंग पावर बहुत ज्यादा है, विड्रॉइंग ज्यादा है लेकिन रिलीजिंग पावर भी ज्यादा है। तो डिफरेंस जो होता है विड्रॉइंग का वो नेट उतना अच्छा नहीं होता, और उतना अच्छा नहीं होता इसीलिए वो पीछे चला गया। उसका विड्रॉइंग पावर उतना अच्छा नहीं है, उतना एसिडिक नहीं बना पाएगा फिनॉल को, सिंपल। बाकी सब में क्यों विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका रेजोनेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उनका जो इंटरेक्शन है सी डबल बॉन्ड सी पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस का वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया। तो अगर रिलीजिंग पावर डिक्रीज कर गई तो विड्रॉइंग जो डोमिनेटिंग था वो और डोमिनेट कर जाएगा, तो उतना वो आगे की तरफ निकल जाएगा, ऐसा रहता है। आई होप आपको आप समझ में आया। सर जैसा कि आपने बोला फ्लोरीन में उसका विड्रॉइंग भी है लेकिन उसका रिलीजिंग ज्यादा है, तो नेट मतलब जो नेट इफेक्ट है वो रिलीजिंग का ज्यादा है, तो सर हम उसको इलेक्ट्रॉन ना तुमने ध्यान से नहीं सुना बेटा। हर चीज के लिए, हर हेलोजन के लिए लिखा हुआ है नेट इफेक्ट इज विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ इतनी देर से कि इसका रिलीजिंग भी बहुत ज्यादा है, भले ही विड्रॉइंग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। यानी इसकी विड्रॉइंग पावर बहुत कम है क्योंकि इसका रिलीजिंग भी बहुत ज्यादा है।
यस सर, समझा अभी तुमको समझा। घरेलू एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि तुम किसी से 100 रुपए लेते हो, उसको 99 वापस कर देते हो, तो जो तुम्हारा विड्रॉइंग इफेक्ट हुआ वो केवल 1 रुपए के बराबर हुआ। और पता चला कोई दूसरा है जो किसी से 70 रुपीज लेता है, यानी विड्रॉइंग अगर खाली चेक करोगे तो इसका विड्रॉइंग तुमको 70 रुपीज दिखाई देगा, लेकिन उसने दे दिया 20 रुपीज, अब तुम्हें डिफरेंस यहाँ 50 रुपीज दिखाई दे रहा है, यानी ये 50 रुपीज का विड्रॉ करता है और ये 1 रुपए का विड्रॉ करता है। किसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो? नीचे वाले की। आप खाली 100 और 70 से आंसर नहीं निकालोगे, आप 1 और 50 पे आंसर निकाल रहे हो। मैं ये समझा रहा हूँ। हाँ सर, अभी अच्छे समझे। चलिए ये सब हटा दे, रिमूव कर दें। गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चा डिस्कनेक्ट होता है प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना है, पर्सनली मुझे भेज देना मैसेज, उसको मैं लेट इन कर लूंगा। क्योंकि 2-3 जो स्पैमर हैं वो जबरदस्ती के उल्टे सीधे मैसेजेस भेजते हैं, तो उससे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ा रहा होता हूँ, वो कुछ और मैसेज डालते हैं, तो इससे डिस्टर्ब होता है क्लास, तो उसमें लॉस आपका है। तो आप अपना नाम लिख करके ग्रुप में डाल देना, और यहाँ भी जो ज्वाइन कर रहा है वो अपने असली नाम से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा नाम समझ में आया तो मैं वैसे ही हटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखिएगा बेटा, मेटा आयोडोफिनॉल। मेटा आयोडोफिनॉल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लोगे। इसका के वैल्यू लिखना 13 इंटू 10⁻⁻10। 13 इंटू 10⁻⁻10। फिर लिखिएगा पैरा आयोडोफिनॉल, इसका वैल्यू लिखिएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, रटना नहीं है, ये केवल रेफरेंस के लिए है। हाँ, ये केवल कॉन्फिडेंस देंगे कि तुम जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा ऑर्थो एमाइनोफिनॉल। अगर किसी भी डेटा को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो उस नाम के साथ आप लिख देना गूगल में, उसका के वैल्यू आपको मिल सकता है। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस, जैसे यहाँ 6.3 मैंने लिखा, उसमें पता चला लिखा है 6.1, इग्नोर कर देना वो थोड़ा बहुत। ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट के होता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन वहां मिल सकता है। इसका वैल्यू लिखिएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, काफी कम है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर एमाइनो है ना, इसलिए NH2 लगता है। देन यू राइट मेटा एमाइनोफिनॉल, इसका वैल्यू लिखिएगा 17 इंटू 10⁻⁻10। सर यस, सर जिनका वैल्यू सेम होता है उनके बीच में कंपैरिजन नहीं होता क्या? मतलब डिफिकल्ट होगा ना अपने लिए, कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो अगर बहुत क्लोज वैल्यू तो इग्नोर कर देना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एग्जाम में जिसको थियोरेटिकली निकाल पाना मुश्किल हो। ओके सर। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है कि तुम्हारा आंसर कैसे आ गया। तो कई ऐसी वैल्यूज होंगी जो क्लोज होंगी, तो उनको इग्नोर कर दो, उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, जिनमें डिफरेंस हो, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ मेटा एमाइनो लिया और कोई दूसरा क्लोरो वाला उठा लिया,
या ऑर्थोएमाइनोफिनॉल, क्लोरो, कोई ऐसा जिसमें वैल्यू डिफरेंस हो, तो फिर सोचो कि आंसर क्यों ऐसा कम ज्यादा आ रहा है। तो उसमें आप मेसोमर इफेक्ट सोचो, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट सोचो, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे उस ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करो आप। इससे क्या होगा, आपको मेसोमेरिक भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा, इंडक्टिव भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो डेटा होने से फायदा ये कि आंसर आपका गलत नहीं है, उसमें आप थियरी प्रैक्टिस करना है केवल। समझ लो कि इट्स लाइक कि आप खुद भी एक साइंटिस्ट हो और आपको एक डेटा से साइंस डेवलप करनी है, तो आप उस सेंस में इसको सॉल्व करना। मेटा एमाइनोफिनॉल हो गया, इसके बाद आप लिखिएगा पैरा एमाइनोफिनॉल। इसके डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, लेकिन काम चल जाएगा। बहुत कम इसका वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये आप लिख कर रखो अपने से। मैंने सबका वैल्यू 10⁻⁻10 रखा हुआ है, सो दैट आप डायरेक्टली वैल्यू जो सामने वाला दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन से पहले वाला, उसको कंपेयर करके आंसर निकाल। सबने कर लिया इतने तक? यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा, और अब देखो ड्रास्टिक चेंज आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इतना ज्यादा एसिडिक है, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप नाउ यू हैव टू अटैच। याद है, इसी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन NO2 का विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा होता है बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में। देख रहे हो 600, अभी तक एक भी आपने लिखा नहीं है जिसका वैल्यू इतना ज्यादा हो। यस सर। Then you write मेटानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल, और जो हमने ऑर्डर लिखा था कल, उससे आप मैच भी कराना कि सही किया था कि नहीं हम लोगों ने। 50 × 10⁻⁻10। Next you write पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरा वाले को ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है या कम है? कम है। ज्यादा है। नोट्स देखो, पहली बार अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप नोट्स में से देख के बताओ, कम है कि ज्यादा है पैरा वाले का? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा है। आप देखो वैल्यू देखो कितना ज्यादा है, तुम्हें वैल्यू से पता चलेगा। 690 × 10⁻⁻10। आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है वैल्यूज के बेसिस पे। अब आप देखो मैजिकल चीज, अब हम लोग क्या करते हैं, NO2 एक और डाल देते हैं, तो मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये 10⁻6 × 10⁻⁻4, ऑल्दो तुम इसको सॉरी 10⁻10, ऑल्दो इसको 10⁻4 लिख सकते हो, बट मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा है, और तुम्हें मालूम है क्यों इस फॉर्म में लिख रहे हैं। डन। यस सर। अब इसमें एक और बढ़ा दो। एक और बढ़ाने का मतलब है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो कर दो।
और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड। अब ये इतना ज्यादा एसिडिक हो गया कि इसके लिए वैल्यू ऑलमोस्ट नाक के बराबर मतलब डिफाइंड ही नहीं, आप ऐसा बोल सकते, लिखते ही नहीं है हम। और एक्चुअली में अगर आप रिसर्च करोगे तो करीब 0.5 इसका टोटल वैल्यू। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको 10⁻10 के फॉर्म में लिखूं ना, तब ये आप समझ सकते हो कितना ज्यादा आपको यहाँ पर नजर आएगा ये पहला वाला वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको भी कॉपी कर लो। डन? यस सर। चलिए, ये तो हो गया। अभी 2-3 और कंपाउंड्स लिख सकते हो। ये एक्चुअली बहुत कम वैल्यू वाले हैं, तो इतने अच्छे एसिड्स नहीं है ये। एक नाम है कैटेकॉल, जिसमें 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे, इसका वैल्यू 1 × 10⁻10 होता है अप्रोक्सीमेटली। देन एक आता है रिसोर्सिनॉन। रिसोर्सिनॉन इसका ये मेटा पोजीशन पे इस तरह से 2 OH लगा दो, 3 × 10⁻⁻। एक है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन पैरा पोजीशन पे, हाँ कॉपी कर लो इसको। सर आप उसका हाइड्रोक्विनोन, स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग बताओ ना। QUINONE। डन सर। Have you all copied? यस सर। नहीं सर, एक मिनट। सर बोलो बेटा। सर वो एसिडिक ऑर्डर आपने लिखा था ना, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन का चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ओवरऑल डिफरेंस साइज के कारण दोनों ज्यादा है ना उसका, तो ओवरऑल डिफरेंस कम हो गया इसलिए सबसे लास्ट हो गया, ऐसा सोच सकते हैं? F के लिए ना, यस सर। F के लिए साइज तो कम होता है। हाँ साइज भी कम होता है और उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होता है, और ये भी प्लस एम इफेक्ट, तो ओवरऑल उसका विड्रॉइंग कम हो गया इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। हाँ, डिफरेंस कम हो गया, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में तो दूर दूर हो गए ना, तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्लोरीन में बहुत इफेक्ट करेगा, इसलिए ओवरऑल सेम रहेगा, सिर्फ फ्लोरीन को फर्स्ट से उठा के लास्ट में रख दिया। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें तुम लोग अपना कोई भी 2-3 कंपाउंड्स उठाकर किसी और से कुछ करने कुछ नहीं, आपस में हो सकता है 2 फ्रेंड्स डिस्कशन कर लो कि कोई भी ऐसे उठा लिया 2 कंपाउंड्स और उसमें डिस्कशन किया कि अच्छा यहाँ इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम है, प्लस आई है। ये सब कर करके आप आंसर सोचो जो सामने दिया हुआ है। इससे क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बनवाए, तो कई सारी चीजें आपको नाम आपने देखे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। खाली ये कि अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे, बाद में कुछ और पढ़ेंगे इनके बारे में, बट वो स्ट्रक्चर्स कम से कम तुम्हें याद होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह खूब आप बैठ करके कभी टाइम हो आपस में डिस्कशन कर सकते हो। ये तुम्हारे पास बहुत समझ लो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए,
ठीक है, और जो बहुत क्लोज हो उनको इग्नोर कर देना। चलिए गाइस, तो ये सब आपके लिए हो गया। अभी आप लिखिएगा इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही तुम्हें दे रहा हूँ घर के लिए होमवर्क। इसको मान लीजिएगा कि मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देता हूँ ऑर्डर, आप एक्सप्लेनेशन केवल लिखना। एक्सप्लेन दिस CH3COH H2CO3 HCO3 माइनस। वैल्यू भी लिख सकता हूँ, इसका 1.8 इंटू 10⁻⁵ के वैल्यू होता है, इसका 4.52 इंटू 10⁻⁻7 होता है, और इसका होता है 4.69 इंटू 10⁻⁻10। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैं जानबूझकर आंसर के साथ दे रहा हूँ सो दैट आप खाली एक्सप्लेनेशन सोचो, आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और CH3COH। ये आंसर लोगों से बहुत गलत हो जाता है, वो बेंजोइक को पहले डाल देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये परफेक्ट आंसर है, आप एक्सप्लेनेशन सोचना। ये दो क्वेश्चन। Should I remove this? Yes, sir. गाइस बहुत सारे मैं तुम्हें इस तरह घरेलू एग्जांपल्स देता हूँ, ये मतलब लिखने के लिए पेपर पे नहीं है, बुक में मतलब किसी उससे लिख नहीं सकते हैं, केवल आपको आंसर तक ये पहुंचा सकते हैं। तो बिना किसी को बताना किसी को क्या है कि इट्स बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि इट्स बिकॉज ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, जबकि तुमने क्रॉस कॉन्जुगेशन इसको कैसे रिकॉल करी है, वो फ्रेंड्स के एग्जाम्पल को लेकर के। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको परफेक्ट आंसर तक पहुंचाएंगे। तो आप ट्राई करना कि ये एग्जाम्पल आपके माइंड में हमेशा रहें। जैसे अभी एक और मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आप लिखिएगा थर्ड में, इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड। इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड, इसमें आप लिखिएगा ऑर्थो इफेक्ट। आर यू रेडी? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आते रहते हैं। लिखिएगा नियरली all ortho substituted, nearly all ortho substituted, nearly all ortho substituted benzoic acids are stronger than benzoic acid. Stronger than benzoic acid. This special effect is called ortho effect. This special effect is called
ऑर्थो इफेक्ट। गाइस, अभी तुम्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एक डेटा मैं आपको देता हूं, पहले उसको नोट डाउन करो, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इस बार मैं आपको पी के वैल्यू दूंगा। इसका पी के वैल्यू मेरे पास जो है 2.17, and we all know less pK means more acidic. कोई भी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको अटेंड करूंगा, ठीक है। Me means methyl. Done? Should I change this page? No, sir, 1 minute. Yes, sir, done. Sir, wait a second.
सर वो सेकंड लास्ट में क्या अटैच किया है? OME, ME मीन्स मिथाइल बेटा। ओके सर। सर वो लास्ट का दो सेम है क्या? लास्ट में भी वही है, दोनों वो सेम है ना, ऑलमोस्ट मतलब सेम सिर्फ होता है। ऑर्थो मेटा पोजीशन का सेम है। हाँ हाँ, वही सेम ही तो बोल रहा हूँ। पहले लिखा है तो थ्योरेटिकली उसको ज्यादा मान लेना, ऐसा है, लेकिन वो बहुत क्लोज रहते हैं। Should I change the page? यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा, ये है वो असली बेंजोइक एसिड। कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन है ना। OCH3, वही OME जो है ना वो। ये सब आपको कुछ भी रटना नहीं है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये केवल आपके फायदे के लिए है। आप जब भी कोई थियरी का आंसर निकालोगे, रेफरेंस के लिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। कॉपी कर लेना तो बताना। डन। यस सर। गाइस अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस इसकी करते हैं। ये है बेंजोइक एसिड, इसको देखो, और ये है ऑर्थो एमाइनो बेंजोइक एसिड, इसको देखो, और बाकी सब ऑर्थो वालों को ऐसे हाईलाइट कर लो। जहां जहां भी तुमको ऑर्थो मिले उसको हाईलाइट कर लो। अब वो जो तुमने नोट लिखा है उसको भी ध्यान से पढ़ो, सबको मैच करो। क्या लिखा है नोट? नियरली all ortho substituted benzoic acids are stronger than benzoic acid। क्या तुम वो नोट और डेटा को रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर। है ना? ये खाली ये तुम्हारा एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला कौन सा है? लास्ट। और वो इतना खराब है कि सबसे इधर लास्ट में तुमने इधर डाल रखा है। ठीक है, तो इसका वाई वगैरह वो सब तो बाद में डिस्कशन होगा। पहले जो पहले लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं? दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो
अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जो तुमने नोट लिखा था ऑर्थो इफेक्ट, उसके नीचे लिख देना WHY, यानी कि why ortho substituted benzoic acids are stronger. क्लियर है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यस सर। यस सर। गाइस अब आप यहां लिखिएगा रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट। रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट, पहला रीजन, बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट एक कंक्लूजन है, तुमने जो डिराइव किया है कंक्लूजन डेटा के बेसिस पे, उसको साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए कोई एक साइंटिफिक थियरी नहीं है, 2-3 साइंटिफिक थियरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड वन ऑफ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Guys, let me give you one घरेलू example to understand this steric effect. तुम लोगों ने अभी जैसे लोकल ट्रेन्स में तुमने देखा होगा, सेकंड क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें बर्थ में बैठने के लिए 3 ही केवल लोग वो हैं ऑथराइज्ड, लेकिन आप देखो उसमें 4 लोग बैठते हैं। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में तो 3 लोग बैठते हैं, लेकिन जो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है उसमें 4 लोग किसी ना किसी तरह से वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऐसा रूल बना रखा है उन्होंने, जो किसी को बताया नहीं, बट वो रूल वहां मानते हैं। आप इमेजिन करिए सिचुएशन कि मानकर तो चल रहे हैं कि 4 लोग बैठेंगे, लेकिन पता चला 2 लोग बहुत मोटे हो गए, तो जो किनारे में लोग बैठा हुआ है, जो किनारे पर इस किनारे पर बैठा हुआ, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। इसको साइंस में कहते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग इफेक्ट। इसी क्राउडिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट इज व्हाट? क्राउडिंग इफेक्ट। यानी कि एक बंदा प्लेन के बाहर चला गया बिकॉज ऑफ क्राउडिंग रिपल्शन। क्राउड का रिपल्शन आया, तो इसकी वजह से उसने प्लेन लूज कर दिया। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना, ये है एनिलीन। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनना है, सब लोगों को मालूम है ना, लोन पेयर ऑफ दिस पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनना, तो ऑर्बिटल डायग्राम में नाइट्रोजन का लोन पेयर, इधर पाई बॉन्ड्स हैं, उनके ऑर्बिटल्स हैं, तो तुम इसको कैसे दिखाओगे कि ये सारे डीलोकलाइज हो गए? ऐसे, ये डीलोकलाइज हो गया, नाइट्रोजन तक जा रहा है। उसी तरह नीचे के लोब्स की इसी तरह बना सकते हो पूरा, ये इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, orbitals which are participating in resonance must be in the same plane. अगर ये प्लेन में नहीं होता तो ये पूरा डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। क्या ये इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब आप देखो क्राउड का इफेक्ट। तुमने क्या बदतमीजी की, तुमने बेचारा नाइट्रोजन जो बहुत छोटा साइज में, यानी स्पेस बहुत कम है उसके आसपास, और तुमने उसके आसपास बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए जहां जहां पॉसिबल था सब जगह लगा दिया, तो इतना ज्यादा क्राउडिंग इफेक्ट हो गया इसके आजू बाजू कि ये नाइट्रोजन जो है इस बेंजीन के प्लेन को लूज कर देता है। और अगर इस बेंजीन का प्लेन नाइट्रोजन का प्लेन मिसमैच हुआ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएगा क्या? नहीं। नहीं जा पाए। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि नाइट्रोजन इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, एज अ रिजल्ट lone pair of nitrogen does not participate in resonance with the ring। और ये जो इफेक्ट हुआ ना, इसको नाम देते हैं SIR, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन।
for resonance. क्या ये समझ में आया? यस सर। आप इसको कॉपी कर लो और मैं आपको इसका नोट लिखा देता हूँ। फिर देखो ये एग्जाम्पल हैज नथिंग टू डू विद दी बेंजोइक एसिड, बट मैं आपको SIR एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेरिक इफेक्ट, तो उसके लिए 2-3 और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर जाकर बेंजोइक एसिड वाले पे आते हैं। डन? यस सर। Yes, sir. गाइस लिखिएगा यहाँ पर, प्लेनैरिटी इज अ मस्ट कंडीशन, a necessary condition for resonance. Plenarity is a must condition for resonance, a necessary condition for resonance. आप ब्रैकेट में एग्जांपल लिख सकते हो कि लाइक इन एनिलीन, नाइट्रोजन इज इन द प्लेन ऑफ बेंजीन. In aniline, nitrogen is in the plane of benzene. So lone pair takes part in resonance. Sir, can you repeat? Plenarity is a necessary condition for resonance. Like in aniline, nitrogen is in the plane of benzene, so lone pair takes part in resonance. Nitrogen is in the plane of benzene ring, so lone pair takes part in resonance. Have you written this? Yes sir. Yes, sir. Further you write, but in second example, too many bulky groups surround small nitrogen atom. As a result, nitrogen leaves the benzene plane of benzene ring. Plane of benzene ring. This effect is called
This effect is called SIR. SIR और सामने लिखा है SIR क्या है गाइस? 2 ही 3 एग्जांपल्स हैं SIR के। एक और फेमस एग्जांपल है, उसको आप लिख लो, काम आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। जैसे NO2 है, NO2 की खास बात ये है कि अगर इसके आजू बाजू बस 2 ग्रुप लगा दो आप, तो ये प्लेन लूज कर देता है, यानी इसका विड्रॉइंग पावर खत्म हो जाता है रेजोनेंस से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस, लेकिन ये इफेक्ट खत्म हो जाता है अगर इसके ऑर्थो पोजीशंस पे दोनों तरफ ग्रुप लग जाए। तो ये भी लिख देना एग्जांपल ऑफ SIR। डन? सर बोल बेटा। सर नाइट्रोजन में जब ऐसे 4 ग्रुप्स ऐसे लगेंगे तभी जाके वो प्लेन से बाहर आएगा, कि अगर सिर्फ 2 या 1 ग्रुप लगेगा तो भी बहुत है? नहीं, 4 लगेंगे, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ ये सर। ये नाइट्रोजन है, यहाँ NO2 है पूरा, ये एमाइन कैटेगरी में आता है, ये नाइट्रो कैटेगरी में आता है। इसमें खाली 2 ग्रुप की जरूरत है, इसमें 4 ग्रुप की। हाँ, अगर 3 ग्रुप भी लगते हैं तो इफेक्ट आता है, बट उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो 3 ग्रुप होगा तो भी इफेक्ट आएगा, बट उतना इफेक्टिव आपका रिजल्ट बहुत बदलता नहीं है। तो हम जनरली 4 वाले में लेके चलते हैं SIR। ठीक है? यस सर। Should I remove this page? यस सर। गाइस, अब आते हैं असली चीज जो हमको पढ़ना था, जो हम अभी पढ़ रहे थे, बेंजोइक एसिड। ये एक एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, है ना? और एक ले लेते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक ग्रुप G लगा दिया, जोश आ गया, एक और G लगा दो। अब बताओ, इन तीनों में से नोट जो सबसे पहला लिखा था ऑर्थो इफेक्ट का, उसके हिसाब से विच वन इज मोस्ट एसिडिक? बताइए, लास्ट वाला मोस्ट एसिडिक है जिसमें 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, या पहला वाला जिसमें कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है? लास्ट वाला। सबको क्लियर है? यानी आंसर अपने को मालूम है, अब हमें प्रूव करना है कि क्यों ऐसा हो गया। तो अपना वही पुराना तरीका, बताओ क्या लिखोगे? कॉन्जुगेट। ये वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे आप लोग बोलेंगे तो मेरे को समझ में आता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आई, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरा बिहेवियर और बदलेगा, मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। ये नेचुरली चीजें होती हैं। मैंने तीनों के कॉन्जुगेट बेस लिख दिए। अब ध्यान से देखना, ये बताओ किस चीज की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो? O- की, C डबल बॉन्ड O की C डबल बॉन्ड C की? किसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाना है आपने? C डबल बॉन्ड O और इस माइनस को दिखा। समझ में आया? ये कॉन्जुगेट बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज होना पड़ेगा। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है पहले वाले एग्जांपल में? हाँ सर। यस सर। हो रहा है। लेकिन ये जिसके साथ रेजोनेंस में, तुम मान लो कि तुम ही O- हो, तुम जिसके साथ रेजोनेंस में हो, क्या वो किसी और के साथ भी रेजोनेंस में है? है सर। यस सर। ये कौन सी कॉन्जुगेशन हो गया? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बात है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा हमको। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से तुम्हें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस। लॉस। अब तुमने बदतमीजी की, तुम क्या कर रहे हो? अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे की दोस्ती को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। खराब। करना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा। तुमने जुगाड़ लगाया, तुमने क्या बदतमीजी की कि दूसरे वाले जो रिंग, जो बेचारा इसके प्लेन में था CO के और रेजोनेंस बेहतरीन कर रहा था, तुमने वहां पर क्राउड बैठा दिया।
इसकी वजह से ये जो CO है इसका प्लेन और बेंजीन का प्लेन बदल गया, तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा इनके बीच में? नहीं नहीं। सर। नहीं हो पाएगा। नहीं। यानी तुमने इस वाले रेजोनेंस को रोक दिया, यहाँ पर भी रोका, थोड़ा कम रोका, है ना, यहाँ पर और ज्यादा रोक दिया रेजोनेंस, यानी कि ये रेजोनेंस और इफेक्टिव हो गया। यानी आप लिख सकते हैं बेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एमंग थ्री, बेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये बेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ तो Parent more इसका acidic. पेरेंट क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। More acidic. Most acidic. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेरिक इफेक्ट या फिर SIR। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अपनी स्टाइल से सब लिखते रहना, चाहे कोई कैसा भी फ्रेंड का एग्जांपल जैसा भी आप लिखो, आंसर सही सही पहुंचना है आपको। डन। Yes, गाइस मैं आपको बुकलेट में एक और एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि आपने एसिडिक वाला काफी कुछ पढ़े, थोड़ा सा बाकी है, बाकी यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, उसका भी आपको होमवर्क बता दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। और ये सब अच्छे से रिवाइज करना, मैंने बहुत सारे डेटा दिया, उसको बैठ के कभी एनालाइज भी करना, ठीक है। और इसमें दो और फैक्टर्स वर्क करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, और जब ये फिनिश हो जाएगा फिर बेसिक वाले उसमें मूव करेंगे, ठीक है। okay, sir.